नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कबड्डी खेल के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री हरिंद्र सिंह चौधरी जी। आप एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के कोच हैं और काफ़ी लंबे समय से इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में है वैष्णवी, आप एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं और कई स्तरों पर प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में। चौधरी जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कबड्डी खेल के थोड़ा इतिहास के बारे में बताएं कि ये कब से खेला जाने लगा, खास करके भारत में। सर, कबड्डी की अगर बात करी जाए तो कबड्डी बहुत पुराना है। वैसे तो अगर आप लंबा देखेंगे इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जो भारत में संवैधानिक तौर पे किया गया तो 1950 में जी 1950 में लागू किया गया था। जो उससे पहले 1938 में और 1921 में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन संवैधानिक तौर पे 1950 में इसको लाया गया। और उसके 1950 के बाद इसमें धीरे धीरे इसमें जो है बढ़ोतरी होने लगी और प्रत्येक राज्य में जो है धीरे धीरे इसका माहौल बदलने लगा कबड्डी का। पहले गांव में लोग गांव में जैसे खेलते हैं कबड्डी अपने गांव के स्तर पर, अपने ब्लॉक स्तर पर, तो रुचि रखने लगे। फिर धीरे धीरे उनको सरकार द्वारा उनको बड़े स्तर पर लाने का काम किया गया और धीरे धीरे फिर इसमें स्टेट और नेशनल की फिर प्रावधान किया गया जी। फिर उसके प्रमुख खेलों में इसको लाया गया। सर, इसका पहला विश्व कप के बारे में बताएं और जो हाल ही में अभी विश्व कप है उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। कौन सी फेडरेशन इसको कंट्रोल कर रही है, खेल मंत्रालय किस और इसमें काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। सर, जो अभी लास्ट ईयर 2025 में अभी जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ है ईरान और इंडिया के बीच हुआ है जी, बड़ा ही रोमांच मुकाबला हुआ है। और उस मुकाबले में सर जो है बेस्ट रीडर और बेस्ट कैचर का जो है पूजा नरवाल को जाता है, क्योंकि पूजा नरवाल ने जिस तरह से अपना डिफेंडर और कैचर के अपनी भूमिका निभाई है। और हमारी एक प्रमुख खिलाड़ी कप्तान रितु नेगी उसमें घायल हो गई थी, जिसको एक्स्ट्रा में रखा गया था। उसके बावजूद भी हमने ईरान को बहुत बड़ी मार्जिन से हराया है। आसानी से आप कह रहे हैं। बहुत आसानी से, बहुत आसानी से सर। और सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कबड्डी गांव के हिसाब से या आप शहर के हिसाब से देख ले, दोनों के हिसाब से तो एक प्रमुख खेल माना जाता है जी। और रुचि भी रखते हैं। वैष्णवी, आप कब से कबड्डी खेल रही हैं और आपने कबड्डी ही क्यों चुना? मैं 6 से कबड्डी खेल रही हूँ और मुझे कबड्डी इसलिए पसंद है क्योंकि कबड्डी में रणनीति, स्टेपनर, स्टेमिना, मतलब ये बहुत ज़्यादा मायने मायने रखता है। है। जी। जी, इसलिए मुझे कबड्डी गेम बहुत पसंद है। तो आपको अभी आप पढ़ भी रही हैं, अभी आप जी। 8वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, तो कैसे मैनेज कर रही हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल, और आप राज्य स्तर पर, देशव्यापी स्तर पर खेल भी रही हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। 7 से 1 बजे तक पढ़ाई का वो है और 1 से 6 बजे तक गेम्स का। जी। और उसके अलावा आपके कोचेज़ वगैरह कौन है, आप किस तरीके से कोचिंग लेती हैं और क्या क्या आपको कोचेज़ द्वारा सिखाया जाता है ताकि आप कबड्डी में और अच्छा खेल सकें? हमारे कोच डॉक्टर हरिंद्र सिंह चौधरी है जी। और यह मतलब हमें छोटी छोटी स्किलों में मतलब काम करते हैं और बहुत मतलब फ्रैंकली टाइप के रहते हैं। गेम्स के टाइम पे हार्ड भी और वैसे फ्रैंक। जी। चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब कबड्डी के खेल के बारे में बात करते हैं। जी सर। ये तो हमने देखा है कि एक इंडोर गेम है, मैट पे खेला जाता है, और भी हमें थोड़ा इसके बारे में बताया कि क्या साइज है कोर्ट का, किस तरीके से खेला जाता है, पॉइंट सिस्टम, टीम में 7 मेंबर, ये भी हमें पता है। पॉइंट सिस्टम के बारे में बताएं, कितने टाइम का हाफ है, टाइम इंटरवल? अगर आप इसकी ग्राउंड की बात करेंगे, इसमें 2 ग्राउंड होते हैं, एक महिला वर्ग का अलग होता है और एक पुरुष वर्ग का अलग होता है। जी। इसमें जो महिला वर्ग है, क्योंकि मैं बालिकाओं को फिलहाल ट्रेन कर रहा हूँ जो खेल की पाठशाला के द्वारा, पीएमसीरी के द्वारा, जी। तो सर उसमें 8x12 का ग्राउंड रहता है। 8x12 का बालिका ग्राउंड रहता है और जिसमें पुरुष का रहता है वो 10x12 का हो जाता है। जी। तो दोनों का ग्राउंड अलग है। और जो पॉइंट की बात करें आप, तो उसमें सर पॉइंट का नहीं होता सर, इसमें टाइम का होता है। जी। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बड़ा देखें तो 40 मिनट का रहेगा, 20 मिनट के 2 हाफ रहेंगे। जी। उसमें से प्रत्येक हाफ में 5 मिनट का ब्रेक रहेगा आपका। और अगर आप इसे नीचे स्तर पे थोड़ा और लाएंगे तो वहाँ पे 30 मिनट का रहेगा, 15 मिनट के 2 हाफ रहेंगे और उसमें 15 मिनट के एक हाफ में 5 मिनट का ब्रेक रहेगा सर। जी। तो आपने जो ये बताया कि टाइम का गेम है, तो टाइम में फिर हार जीत कैसे तय होती है? तो उस टाइम पे जैसे कि आपका सडनली 30 मिनट का गेम चल रहा है, आपका 15-15 मिनट का हाफ हो गया और स्कोरिंग आपकी चल रही है कंटिन्यू, तो जैसे लास्ट 1 मिनट रहेगा, 1 या 2 मिनट रहेगी, तो रेफरी आपको कॉल कर देगा कि लास्ट 4 मिनट, लास्ट 3 मिनट, वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर दिलाता रहेगा आपको। उसमें जो उस टाइम पे जो जिसकी टीम के ज़्यादा पॉइंट हो गए वो विनर हो जाएगी। जी।
और इसमें जो खिलाड़ियों की भूमिका है, हमने रेडर, डिफेंडर और ऑलराउंडर तो सुना है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बताएं कि ये किस तरीके से तय की जाती है। सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि हम कबड्डी के प्लेयर होते हैं, एक्चुअली कबड्डी के प्लेयर 12 होते हैं जी फिर उसमें जो मैट पे जाते हैं वो 10 प्लेयर जाते हैं जी 3 एक्स्ट्रा जाते हैं और 7 प्लेयर जो है उसमें एंट्री करते हैं। जी उसके बाद में कबड्डी में ऐसा होता है कि जब आप कोई प्लेयर इंजर हो जाता है या किसी कारणवश उसको रेड कार्ड दे दिया जाता है तो फिर उसका रिप्लेसमेंट आपको उन 3 खिलाड़ियों में से लेना होगा, जी जो 3 खिलाड़ी आपके एक्स्ट्रा में। जी उसके बाद में फिर रेडर, डिफेंडर, कैचर, ये सर एक चैन ब्लॉक होता है। चैन के साथ में कबड्डी चलती है। जी चैन में मैं अपनी बताता हूँ, जो मैं अपनी बालिकाओं को ट्रेन करता हूँ, मैं ABC के हिसाब से करता हूँ। जी ए का मतलब रहेगा कि आपका कॉर्नर खेलेगा, ए और बी आपका डिफेंड मतलब उसको सपोर्टर रहेगा जो उसका चैन के तौर पे, और सी फिर दूसरे वाला कैचर रहेगा। तो ABC के हिसाब से चलता है। उसमें जो हमारे कैचर होते हैं वे कॉर्नर ही रहते हैं जी और जो रेडर होता है वो हमेशा डिफेंडर का काम करता है, कवर का काम करता है जी। और सर बेस्ट रेडर, अगर आपको अपनी टीम का बेस्ट रेडर देना होता है तो उन सभी 7 प्लेयरों में से जिसकी एक्टिविटी, जिसकी हाइट और वेट, जिसका स्केल, जिसका सारी चीज़ें बेस्ट रहती है तो उसको सर ट्राई करते हैं जी। और इसमें जैसे कि आपने बताया कि रेडर की आपने जो हाइट बताई या उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मैट पे देखी जाती होगी, तो उसके अलावा जो ऑलराउंडर खिलाड़ी भी एक भूमिका होती है इसमें कि जो दोनों काम कर रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं कोर्ट में? सर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ऑलराउंडर की जी। ऑलराउंडर प्लेयर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वो फिर हमारा तुरुप का इक्का होता है सर जी उसको हम अगर स्टार्ट मैच हो रहा है सर उसको हम शो नहीं करेंगे। उसको सर एक जब आप 6 की चैन लेके चलेंगे, वो चैन मतलब चैन होती है वो 6 लोगों की होती है, वो 7वां पर्सन रहता है, वो ऑलराउंडर का काम करता है। उससे ओवरऑल रेडर भी करेगा, वो कैचर भी करेगा, और जब लगता है कि हम माइनस जा रहे हैं या हमारी चैन टूट गई है या फिर हम बिखर गए हैं या फिर बहुत गेम में बहुत पीछे चले गए, तो फिर सर उसको हम सिग्नल देते हैं। हमारी कोचिस वगैरह रहते हैं, जैसे मैं बैठता हूँ बालिकाओं के सामने, क्योंकि उनको फिर सिग्नल दिया जाता है कि आपका काम क्या है। फिर उसको उसी हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से, प्लेयर के हिसाब से प्रत्येक प्लेयर की रणनीति बनाई जाती है। फिर उसमें हाफ टाइम लिया जाता है, अपना टाइम कैप्टन लेगा, मैं कैप्टन को इशारा करूँगा, कैप्टन फिर टाइम लेगा, फिर उस प्लेयर के खिलाफ पर्सनल रणनीति बनाई जाएगी कि ये प्लेयर किस वर्ग पे काम करना पड़ेगा इसके लिए। जी। अब इसमें जिस तरह का खेल है जो हमने देखा है, तो इसमें दमखम का खेल लगता है काफ़ी, तो इसको लेकर क्या कोई खास तैयारी की जाती है और कैसे इसे तैयार किया जाता है? सर बिल्कुल दमखम का है, क्योंकि बिना ताकत से आप गेम नहीं खेल सकते। ताकत प्लस टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ग्रिप होनी चाहिए, आपके पास स्टेपनर होना चाहिए, आपके पास वो सब चीज़ें। सबसे बड़ी बात है आपके पास हार को जीत में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। ये आपके अगर मन में आपने ठाना हो कि मैं यहाँ से जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, तो सर इसके लिए हम स्केल तय करेंगे। उसमें स्केल में क्या होता है, जैसे कि आपका स्टेपनर रहता है, आप वर्कआउट कितने मिनट करते हैं पर डे, कितने घंटे करते हैं, वर्कआउट का समय रहता है। मैं सर अपना, जहाँ तक मैं अपनी जो खेल की पाठशाला में बालिकाओं को तैयार कर रहा हूँ, वहाँ उसका वर्कआउट मेरा पर डे आई थिंक मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर वर्कआउट रनिंग कराता हूँ मैं जी। उसके बाद वर्कआउट के बाद में फिर उनको आर्मी इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह कराता हूँ, उसके ऊपर बॉल थ्रो कराता हूँ, फिर जंपिंग कराता हूँ, फिर रस्सा कूद कराता हूँ, फिर हाई जंप कराता हूँ, फिर लॉन्ग जंप कराता हूँ, ताकि लॉन्ग जंप और हाई जंप कबड्डी में अहम भूमिका है। जी बिल्कुल। क्योंकि आप डुबकी मारेंगे, अगर आपको रेडर ने, आपको कैचर ने आपको घेर लिया, तो आप डुबकी या फिर आप जंपिंग करेंगे, 2 ही चीज़ें आपके पास रहेगी जी। अगर आपकी जंपिंग अच्छी है, आपकी डुबकी अच्छी है, तो हर जगह सक्सेस रहेगी जी। तो उसके लिए सर स्टेपनर, उसके फिर डाइट प्लान सर, फिर जिस हिसाब से वर्कआउट चल रहा है उस हिसाब से उसका डाइट प्लान क्या चल रहा है। जी। क्या अगर बेसिक नहीं ले रहा है बच्चा, बेसिक नहीं लेना, फिर वो भी सर मेरे जहाँ तक समझता हूँ कोच का काम है कि बच्चा डाइट्स पे है या नहीं है। क्योंकि अगर आप भारत के लिए बालिकाओं को तैयार करें, बालक को तैयार करें सर, उसके लिए आपका पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा आपको, और उस रोड मैप पे पॉइंट टू पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, बालक को भी और कोच को भी। आपने अभी डुबकी का नाम लिया है कि इसमें एक स्ट्रेटजी होती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डुबकी एक तरह की, इसमें एक पॉइंट से बचने या पॉइंट से निकलने की, बाहर निकलने की एक टेक्निक होती है, और डुबकी किंग हमारे प्रदीप नरवाल है। प्रदीप नरवाल। तो इन जैसे खिलाड़ियों को प्रदीप नरवाल जैसा बनने के लिए क्या कोई खास विलक्षण प्रतिभा चाहिए, या आप समय के साथ या तैयारी करके ऐसा बन सकते हैं? सर उसके लिए आपको, क्योंकि जब आप ये पोजीशन तैयार होती है ग्राउंड में, पर्टिकुलर मैच चल रहा होता है लाइव, और आपके पास समय सेकंड से भी पॉइंट टू पॉइंट रहता है,
इतना समय नहीं रहता कि मुझे करना क्या है। जी। बस ये रहता है कि मुझे यहाँ से निकल के अपने कोर्ट में पहुँचना है। और उसमें डुबकी का अहम भूमिका इसलिए है, वो जो वर्कआउट, मैंने आपकी चीज़ बात करी, जो वर्कआउट होता है उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही होती है, वो सडनली कुछ नहीं होता। उसका वर्कआउट, उसकी प्रैक्टिस, उसका मतलब सालों से कहीं कि आपको डुबकी सेकंडों से भी कम पॉइंटों में आपको डुबकी लगा के यहाँ पे आना है जी। और फिर आपकी डुबकी से ज़्यादा आपकी आंखें 6x6 अगर आपकी आंखें काम करेगी तो पूरा फ्लेक्सिबल आपकी आंखों को भी रहेगा उसमें डुबकी में, क्योंकि डुबकी अगर नीचे से डाउन में ले रहे हैं या ऊपर से ले रहे हैं आप, क्योंकि आपकी 2 आंखें काम करेगी, उनकी 8 आंखें काम करेगी। तो उससे बचने के लिए सर आपका ये वर्कआउट बहुत पहले से चल रहा होता है डुबकी का। इसके लिए तैयारी की जाती है, बेकायदा ग्राउंड पे बेकायदा उसको डुबकी का प्रैक्टिस कराई जाती है। जी। वैष्णवी, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन से टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं और उसमें आप लोगों ने क्या पोजीशन हासिल की थी? हमने पहले दिल्ली में खेला था नेशनल जी। और उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन मतलब क्या बोलते प्राप्त की थी। और फिर हम उनसी का इंटरनेशनल हमारा इंडो नेपाल में हुआ था, उसमें हमने नेपाल को हरा के फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। फिर हमारा मथुरा में हुआ था और मथुरा में भी हम लोगों ने हरियाणा और उड़ीसा वालों को हरा के फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। फिर हमारा इंडो नेपाल में फिर से हुआ था और उसमें हमने नेपाल को हरा के फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। जी। तो इसमें वैष्णवी कोई खास मोमेंट है यादगार आपको जो खेलते वक्त आपको याद रह गया हो कि आपको लगा हो अगर ये नहीं होता तो शायद हम मैच जीत जाते या हार जाते? अभी तो आप सारे जीते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये लगा हो कि हाँ ये क्रूशल मैच का पॉइंट था जहाँ के आपको लगा कि हाँ अब हमने मैच जीत लिया है? मथुरा में हमारी टीम की एक प्लेयर थी, चांदनी थी, उन्होंने सिंगल टैकल पे मतलब जो कैप्टन थी उसको होल्ड करा था। अगर वो ना करती तो शायद हमारी टीम हार जाती। और किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, किस तरह का अनुभव रहता है जब आप अदर स्टेट या अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेलते हैं? क्या सीखने को मिलता है, किस तरह का माहौल रहता है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। हमको यही रहता है कि मतलब आधे टैकल्स हमारे ऐसे रहते हैं जो कि हमको नहीं आते हैं और सामने वाली टीम को आएंगे तो फिर हम उनसे सीखते हैं कि कैसे होते हैं टैकल्स। जी। चौधरी जी, अब इसमें ट्रेनिंग की बात हम करते हैं, किस तरीके से खिलाड़ी तैयार किया जाता है? मान लीजिए एक छोटा बच्चा या युवा बाल्यकाल जब 7-8 साल का होता है तो उसी समय से प्लेयर बनना शुरू होता है, तो आप किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं या उसको तैयार करने के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। सर उसके लिए मैंने जो है बहुत ख़ास तरीके से, क्योंकि मुझे बचपन हो गया स्पोर्ट्स से सर, मेरा गांव स्कूल जो है मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ से मैं रनिंग करके आता था। तो सर ये वहाँ से सीख मिली है मेरे को। और मैं जो बालकों को तैयार कर रहा हूँ, बालिकाओं को तैयार कर रहा हूँ, तो कबड्डी में लाने से पहले सर मैं उसके मानसिक तौर पे तैयार करता हूँ ग्राउंड में लाने से पहले कि आपको ये करना ही है। उसके जहन में ये बैठाना होता है कि मेरे को ही फिनिश करना ही है जी। चाहे आपको जितना आपका खाना जरूरी है, जितना आपका सोना जरूरी है, उतना ही आपका वर्कआउट जरूरी है। कबड्डी सर बाद में लाता हूँ, पहले उसका वर्कआउट, उसकी रनिंग, उसका स्टेपनर, ये सारी जब लगे कि परफेक्ट हो गया, पक गया है, तब उसको गेम के स्केल में लाता हूँ सर। उस स्केल के बाद में फिर उसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आकार के बारे में, कबड्डी के आकार, रेफरी के क्या नियम होते हैं, रूल्स के फॉल्स के क्या नियम होते हैं, सब चीज़ों को उसको मेंटली प्रॉपर तैयार करने के बाद में, मानसिक रूप से तैयार कर दिया पूरी तरह से, तब सब उसको राउंड में लाता हूँ जी। तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि उसको पहले एक खिलाड़ी बना लेते हैं, कबड्डी खिलाड़ी वो बाद में बने, पहले खिलाड़ी बनाने के लिए उसके जो ज़रूरी व्यायाम है, ज़रूरी एक्सरसाइजेज है, वो आप करा के एक फिटनेस के तौर पे एक स्टेमिना होल्ड करा के, उसके बाद की तैयारी फिर कैसे होती है कि अब मैं खिलाड़ी बन चुका, अब मुझे कबड्डी खेलना है जी। अब उसके लिए क्या प्रिपरेशन या तैयारियाँ की जाती है? उसके लिए सर आपका हाइट और वेट, क्योंकि आप अगर स्कूल गेम में जाएंगे, क्योंकि बालिका जो है बालक स्कूल गेमों से बहुत बड़ा काम करें स्कूल गेम में, वहाँ पे वेट का बहुत बड़ा इशू रहता है कि अंडर वेट है, ओवर वेट हो गया, सब चीज़ें होती। फिर उसको डाइट और वेट पे डाला जाएगा। डाइट और वेट हो गया आपका। उसके बाद में अगर बच्चा अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 19 है, ओपन वर्ग है, 4 वर्ग होते हैं जी। तो अंडर 14 के लिए, जैसे ये वैष्णवी बैठी है मेरे साथ में, अंडर 14 में आती है, तो इसका वेट 50 kg के आसपास है फिलहाल। तो अंडर 17 भी खेल सकती है, अंडर 17 भी रिजर्व करती है जी। 2 कैटेगरी में इसका वो हो गया जी। उसके बाद सर इसको अंडर 17 अंडर 14 के लिए इसको सर पर डे मेरे यहाँ 3 किलोमीटर पर डे अनिवार्य रनिंग है। उसके बाद में आधा घंटा वर्कआउट जरूरी है। फिर आधा घंटा बाद में आप पॉइंट टू पॉइंट स्केल पर काम करेंगे जी। कि अगर मुझे मैच खेलना है
इसमें रणनीति कौन कौन प्लेयर आ रहे हैं, उन प्लेयरों के ऊपर काम करना पड़ेगा छोटे छोटे स्केल पे। आपके जैसे अब डुक्की का नाम लिया, जंपिंग का नाम लिया, सुपर रेड कैसे मारनी, आप माइनस में जा रहे हैं तो सुपर रेड का क्या मोटिव रहेगा, सुपर रेड कैसे मिल सकती है, या फिर टैकल कैसे मारना, सिंगल टैकल कैसे मारना, बोनस कैसे लेना, या फिर टचिंग कैसे लेनी है। कुछ टीम ऐसी होती है टच पे अड़ जाती है, तो सर बहुत बड़ा फंस जाता है। मैं अगर गेम फंस जाए और टच पे ना दे आप, तो सर फिर मैच फंस जाता है पूरी तरह। तो बच्चों को पूरा स्केल टू स्केल कि हमें अगर ये यहाँ से बी सी प्लान, कई प्लान करने पड़ते हैं। मतलब अगर कोई टच ना दे तो उसका ए प्लान क्या होगा, कोई तब भी ना दे तो बी प्लान क्या होगा, तब भी ना तो सी प्लान क्या होगा, अगर तो वो भी ना फिर डी प्लान क्या होगा हमारा जी। क्योंकि सर जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आप अपने लिए नहीं खेल रहे होते हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसके लिए, अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पूरे भारतवर्ष के लिए खेल रहे हैं जी। और सर उसमें जो सर्जुन अलग ही रहता है, और मैं बालकों को जो तैयार कर रहा हूँ सर, उनको डाइट्स प्लान से लेकर के एक एक स्केल पर बहुत बारीकी से उनको छोटी छोटी चीज़ें, चाहे मेरे को एक स्किल सिखाने में 2 महीने लग जाए, पर जब तक उसके जहन में पूरी तरह से सेटअप ना हो जाए कि मैं इसके, क्योंकि कबड्डी गेम ऐसा है सर, जरा सा अगर आपने चूक कर दी तो इंजरी होने में आपको देरी नहीं होगी। और इंजरी क्या होती है सर, एक प्लेयर से जाने, प्लेयर के अलावा कोई नहीं जान सकता, जहाँ तक मेरा मानना जी। मैं इस पे आने वाला था कि सर एक इंजरी आज का, खास करके जो फील्ड गेम्स है, बिल्कुल सर, दमखम वाले गेम है, इंजरी एक बहुत बड़ा पार्ट है आज के डेट में। कईयों के करियर खत्म होते हुए देखे हैं हमने जी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, या किस तरह की तैयारी रखी जाए कि आप कम से कम इंजर्ड ना हो अपने करियर में सर, कम से कम इंजरी आपको हो? एक तो इसके लिए प्रावधान भी चेंज हो गए हैं कि आप फाउल्स होंगे, जैसे आप कुछ ओवर करेंगे तो फाउल्स ही माने जाते हैं, पहले नहीं थे स्टार्टिंग में, तो आप फाउल्स का भी इसका प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन सर कबड्डी गेम ऐसा है कि जब आप मैदान में आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं, तो थोड़ा बहुत सर वो फिर होता ही है। जब आप जी जान से खेलते हैं, पूरी पावर ऊर्जा के साथ मैदान में उतरते हैं, ऊर्जावान होकर उतरते हैं, तो सामने विपक्ष भी ऊर्जावान रहता है जी। बिल्कुल खींचतान का गेम है, खींचतान का काम, तो उसमें संभावना है फिर भी, लेकिन बचने के लिए कोई तरीके? बचने के लिए सर क्या होगा, वो स्टेपनर फिर वही काम आता है, आपकी डुबकी, आपका स्टेपनर कितना, आपके अंदर फुर्ती कितनी है, आप कितने समय में कितनी दूरी तय करेंगे। जैसे आप रेल की स्पीड तय करते हैं, आप रेल की स्पीड जाओगे तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, वहाँ से निकलने की, वहाँ से बोनस लेने के बाद में अपनी कितनी स्पीड से आपको यहाँ आना है, ये सर पहले से तैयार होता है प्लान गेम से पहले। तो बालिका को उसकी स्टेप में वही रनिंग सबसे, अगर आप कोई सा भी गेम खिला रहे हो, कबड्डी सलाह में और भी गेम बोलूँगा, अगर आपकी रनिंग नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप किसी फील्ड वर्क गेम में आप अच्छा कर पाएंगे जी। स्टेपनर सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैष्णवी, आपके रोल मॉडल के बारे में मैं थोड़ा बताऊँ, किसको आप देखती हैं एज अ प्लेयर कि जहाँ कि मुझे इसकी तरह बनना है आने वाले समय में? पूजा नरवाल। क्यों, कोई खास वजह? क्योंकि पूजा नरवाल डिफेंडर और कैचर दोनों हैं, और उन्होंने मतलब बहुत गेम्स के वो मतलब बहुत वो करे हैं, इसलिए मुझे पूजा नरवाल बेस्ट प्लेयर लगती है कबड्डी में, और मुझे उन्हीं की तरह बनना है। उन्हीं की तरह बनना है। फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से मिलता है आपको? माँ बाप का सपोर्ट, वो उनका क्या कहना है कि आप कबड्डी खेलिए आगे या इसको फॉलो करते रहिए? घर वालों का तो बहुत सपोर्ट मिलता है गेम्स के लिए जी। अगर हम लोग मुश्किलों में फंस जाते हैं तो उनका बहुत मतलब बढ़ावा रहता है, हौसला कि हौसले को तोड़ना नहीं है, अभी हारे हो तो आगे नहीं हारोगे जी। चौधरी जी, इसमें आपने जैसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए हैं, मैं दर्शकों के लिए और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे उसके लिए कि सुपर रेड इसमें होती है और फाइनल रेड होती है, और जिस तरीके से 2 रेड अगर खाली हो तो तीसरी आपको एम्प्टी रेड नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं थोड़ा बताएं कि क्या क्या टर्म्स हैं और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है? सर इसमें ऐसा है जैसे कि आपकी टीम खेल रही है या हमारी टीम खेल रही है, उसमें अगर हम 2 रेड लगातार तीन या 2 रेड अगर हम खाली वहाँ से आ जाते हैं जी, सब कुछ करके, तो फिर आपको जो है डाई रेड जिसे हम बोलते हैं, डू एंड डाई, फिर आप डू एंड डाई पे जाएंगे जी, और डू एंड डाई पे आपको करो और मरो की स्थिति आ जाएगी आपके पास में जी। करो या मरो, मतलब आपको या तो पॉइंट लेकर आना है या फिर आउट हो जाओ, या तो आउट हो जाएगी जी। तो सर वो कंडीशन तब होती है, खासकर तब होती है अगर आप माइनस चल रहे हो, जहाँ तक मेरा अब तक का अनुमान है। डू एंड डाई अगर किसी टीम की तरफ जा रही है तो उसका मतलब वो टीम माइनस, मतलब 95% ऐसा रहता है कि माइनस वालों के साथ पहले ही डाउन है वो टीम, पहले ही डाउन है जी। और सर उसमें वही करो मरो और स्थिति रहती है। जैसे अभी हमारा अभी लेटेस्ट में डू एंड डाई का हमारा नेशनल हुआ था, मेरे ख्याल से उड़ीसा के साथ में हुआ था, बालिकाओं का, वैष्णवी कप्तान थी उसमें। तो उड़ीसा में डू एंड डाई हमारा उनका 2 बार हुआ डू एंड डाई। तो हमारी एक बालिका चांदनी का इन्होंने जिक्र किया उसमें, जो सिंगल टैकल पे उसने, तो उसने सर ऐसे मोमेंट वो फंस गया था मैच कि डू एंड डाई हुआ उनका जी,
और अगला उनका रेडर रहा, उनकी कप्तान आई, उसने सुपर रेड मार दिया हमारी टीम को जी। और सुपर रेड मारने के मतलब 4 पॉइंट लेकर चली गई जी। हमारी बची है अकेली एक प्लेयर वहाँ पे, चांदी, जिनका नाम ये भी वैष्णवी ने जिक्र किया है, वैष्णवी बेटी ने। तो जब वो रेड डालने आई और सिंगल टैकल पे हमारी बेटी ने, चांदी ने उसको रोका, पूरी तरह से समर्पित कर दिया। तो उसके बाद सर हमारी बालिकाओं को एहसास हुआ कि डू एंड डाई कितना खतरनाक हो सकता है। जी। हम पहले जिस तरह से मैच में चल रहे थे, प्लस पॉइंट सारी चीज़ें अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहे थे, लेकिन एक सुपर रेड ने और फिर एक डू एंड डाई जब उनका हुआ, और उन्होंने उस डू एंड डाई से क्या सीखा, उन्हें तो प्रैक्टिकली ग्राउंड में सीखा, पर मानसिक तौर पे हमारी बालिकाओं ने मेरे को आके बताया, सिर हमने आज डू एंड डाई के बारे में आप बार बार बोलते हैं, डू एंड डाई से बचना है, डू एंड डाई से बचना है, और उसका महत्व हमें आज समझ में आया, हम हारते हारते बच गए। तो सर ये डू एंड डाई का वो रहता है। और डू एंड सर एक एक पॉइंट कबड्डी में बहुत मेहनत से मिलता है। सुपर रेड के बारे में थोड़ा बताएं। सुपर रेड का सर ऐसा रहता है जैसे कि आप किसी टीम को रेड डाल रहे हैं जी। और आपके कोच का आदेश है या फिर आपके कैप्टन का आदेश है कि हमें ज़रूरत है। अगर आप प्लस चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता तब उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। कोई रिस्क लेने के लिए कहेगा कि आप भिड्डों के छत्ते मार डालना, कोई नहीं बोलेगा सर। जी। अगर आप माइनस चल रहे हैं तो आपको कप्तान का आदेश रहेगा, फिर इशारा भी रहेगा, बाहर से पेवेलियन से रहेगा, कोचिस वगैरह का रहेगा, स्टाफ का रहेगा कि इसकी ज़रूरत है। और सब प्लेयर को भी महसूस रहता है कि ये ज़रूरत है इसकी, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी टीम बहुत डाउन चली जाएगी। तो सर सुपर रेड के लिए आपको 2-3 के लिए जाना, 3+ आपको सुपर रेड लेनी पड़ेगी, जिसमें से पहला या बोनस लेके बाद में आप डुबकी मार के या कवर या डिफेंड को कवर करके आप 3+ लेते हैं, तब आपको सुपर रेड का सर उसका बेनिफिट। जी। कबड्डी खेलते हुए सर जैसे कि हमने देखा है कि बहुत नो क्लोज गेम होता है, काफ़ी नर्वस वाला गेम है, तो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बहुत काम करती है। हमने ये भी देखा है कि कोचेस बाहर से चिल्लाते रहते हैं कि ये करो वो करो, वो क्योंकि सुनाई देता है, आजकल माइक्स लगे रहते हैं स्टेडियम में। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कैसे तैयार की जाती है गेम के लिए। सर एक्चुअली अगर आप इंडिया की बात करें, आप जैसे नेशनल लेवल पे बात करता हूँ, राज्य स्तर पे बात करता हूँ, सभी कोच अगर कबड्डी के में दूसरे को सभी जानते हैं जी। सभी एक दूसरे से खुले रहते हैं, पता रहता है कोई कहाँ तक कि सभी अगर कोचिस बैठे हैं सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाग कर चुके हैं कबड्डी में। जी। अभी जैसे अजय ठाकुर जी हैं, DSP हैं, और अर्जुन अवार्डीड है हिमाचल प्रदेश से, इधर राहुल चौधरी है बिजनौर से, उत्तर प्रदेश मेरे बहुत क्लोज हैं जी, बहुत बात होती है, पूजा नरवाल से बात होती है जी। तो सर हम जब बात करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से तो ये डिस्कस होता है, जैसे आपने बताया कि सर आपकी टीम आ रही है तो क्या स्ट्रेटजी रही, क्या प्लान, मतलब ग्राउंड से पहले ये सब चीज़ें जहन में चल रही होती है जी। तो सर कबड्डी गेम ऐसा है कि आपको गेम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पावर देता है, विल पावर देता है कि मेरे को करना है, क्योंकि अगर कबड्डी गेम में आप 1 पॉइंट भी माइनस गलती कर दी तो कोच अपने आप को रोक नहीं पाता है, ना ही प्लेयर रोक पाता है, क्योंकि करो मरो की स्थिति रहती है। और कबड्डी में जब आप एक दूसरे को रगड़ते हैं या आप रेड लेके जा रहे हैं, आप पकड़े जाते हैं, तो विपक्षी टीम का जो हौसला है वो 4 गुना हो जाता है। अगर आप जब सपोज करो आपके मेरी टीम में या आपकी टीम में कोई बेस्ट रीडर है, कोई बेस्ट कैचर है, उनका टारगेट रहता है कि बेस्ट रीडर कौन है, बेस्ट कैचर कौन है, हमें किसके ऊपर अटैक करना है, किसके ऊपर नहीं अटैक करना। अगर उस ये लग रहा है कि बेस्ट रीडर वैष्णवी है मेरी टीम में, और सामने वाली विपक्ष ने वैष्णवी को प्लान रहेगा वैष्णवी के प्रति, आपकी वीडियोज देखे जाएंगे, आपकी फोटोज देखे जाएंगे, टारगेट पहले क्लिप देखे जाएंगे, आपके कहाँ माइनस है, कहाँ आपका नी बाहर जा रहा है, कहाँ आपका होल्ड अंदर आ रहा है, कहाँ आपका पैर कितना माइनस जा रहा है, कितना पला जा रहा है, कहाँ आपका स्केल है, आपकी बॉडी वेट का स्केल कितना, आपकी आंखों का स्केल क्या, ये सब चीज़ें पहले से आपको ग्राउंड लेवल पे उसकी वीडियोज, उसकी फोटो, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मैच होते हैं सर, उसका स्केल पहले से तैयार किया जाता है। फिर जब स्केल किया जाता है, अगर वो फिर पकड़ा जाए तो सर फिर उत्तेजना पैदा हो जाती है, जो आप बता रहे हैं मेरे को, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है जी। सर प्रो कबड्डी लीग हमने भारत में जब से शुरू हुई है तो कबड्डी का जो एक पॉपुलैरिटी है बहुत बड़ी है और लोगों ने देखना शुरू किया, और ये जो हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं इसको सुनना समझना शुरू किया है। इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि क्या रोल रहा है प्रो कबड्डी लीग का, खास करके युवाओं पर और प्रदेशों के युवा खिलाड़ियों पर जो दूर दराज के हैं कि हाँ हम भी इस खेल को खेल सकते हैं, ये एक देसी खेल है। सर जब से लीग शुरू हुई है प्रो कबड्डी लीग सर, उससे पहले का मैं थोड़ा सा इतिहास पे जाऊँगा जी। सर उस समय थोड़ा कबड्डी को थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा अपना मानना है, सामूहिक नहीं, मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि कबड्डी थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था मेरे जी, जो मतलब मेरा व्यक्तिगत है, उतना पॉपुलर नहीं था जी। तो सर लीग आने के बाद कबड्डी को थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ जी, और जो बच्चे मोबाइल देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, वो उन तक पहुँचा। और सर
प्रैक्टिकली धरातल पे जो बच्चा गांव में प्रैक्टिस करता है, क्योंकि हर गांव में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे गांव होंगे जहां कबड्डी शाम के टाइम नहीं होती है। अब फेस्टिवल वगैरह होते हैं, कबड्डी का टूर्नामेंट कर लेते हैं, गांव में कर लेते हैं। अगर उनको वही चीज़ आपको टीवी पर मिल जाए और आपके फ़ोन में वो चीज़ मिल जाए तो सर उससे हौसला बढ़ा और फिर युवाओं ने उससे सीखना शुरू किया। ऐसा नहीं कि युवाओं ने खाली कबड्डी का प्रचार ही किया, उससे सीखना भी शुरू किया। सीखने वाली भी एक बात थी कि उन्होंने देखा कि ये मूव्स होते हैं, ये टेक्निक है, ये डुबकी मार रहे हैं, सुपर हिट के लिए ये तरीका है, बोनस कैसे लेना है, तो इन चीज़ों से बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल सर, उन्होंने देखा कि पूजा नरवाल कौन है जी, अजय ठाकुर कौन है, प्रदीप नरवाल कौन है, राहुल चौधरी कौन है। तो सर ये सब चीज़ें प्रो कबड्डी लीग से ही इनका धीरे धीरे स्टार्टअप शुरू हुआ और बड़े बड़े प्लेयर मिले, तो उनको फिर वे आदर्श बने, नए युवाओं के आदर्श बने, उन्होंने सीखा। आप 2-3 इंटरव्यू देखोगे, अभी लेटेस्ट में पूजा नरवाल का एक इंटरव्यू था, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, मैं भी था, मेरा भी उसके बाद ही हुआ था, तो पूजा नरवाल का एक इंटरव्यू आया अभी, उसमें वही प्रो कबड्डी का लीग का उन्होंने जिक्र किया है कि इससे बहुत ज़्यादा कि 55%, 56% के कि इसमें प्रो कबड्डी से जो अभी युवाओं के दिल में जो भावना पैदा हुई कबड्डी के प्रति, गांव में स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो प्रो कबड्डी का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है सर। जी, बालिका ही देखते हैं, बालक भी देखते हैं, और फिर अपने कि मैं भी कर सकता हूँ जी, मैं भी खेलूँगा, और फिर एक रास्ता तय सर। फिर जो फाउंडेशन वगैरह होते हैं जो हायर करते हैं, वीडियो क्लिप देखते हैं, तो उससे भी सर मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियो है, मैं भी अपनी वीडियो बना के डालूँगा, मैं अपनी मैच की वीडियो बना के डालूँगा, फिर उसको आप शेयर कर रहे हैं इधर उधर। फिर जो सिलेक्टेड बैठे हैं, जो सर इनको सेलेक्ट करते हैं अपनी अपनी टीम में लेकर के, तो सर वीडियो के आधार पे, क्लिप के आधार पे, आपके प्लस माइनस के आधार पे कि आप में कितनी क्वालिटी है नहीं है, वो भी सर महत्वपूर्ण भूमिका है। जी सर, एक खिलाड़ी के तौर पर जब भी हम कोई दमखम वाला खेल की बात करते हैं, डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में। और जब से स्पोर्ट्स साइंस आई है तो हर खिलाड़ी का तय होता है कि आपने इतने कार्बोहाइड्रेट या इतने प्रोटीन या इतना विटामिन लेना ही लेना है, तभी आपकी मांसपेशियां जो है या खून का प्रवाह जो है वो ठीक काम करेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा बताइए कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए खिलाड़ी के, खासतौर की कबड्डी से रिलेटेड। सर देखो, ये तो स्वाभाविक बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जितना सोना जरूरी है और जितना खेलना जरूरी है, उतना खाना भी जरूरी है जी। और खाने में सर आप, मेरे यहाँ मैं औरों को तो नहीं बोल सकता, मेरे यहाँ जो बालक व बालिका तैयार किए जा रहे हैं खेल की पाठशाला, सर मैं सबसे पहले मैं डाइट पे थोड़ा सा एक बार रुकूंगा, पहले सोशल मीडिया पे आता हूँ जी। मेरे यहाँ सर सोशल मीडिया बैन है, मैं मेरे बच्चों को फ़ोन अलाउ नहीं कराता, मैं उनको किसी प्रकार की कोई आरडी नहीं। हाँ, आपको वीडियो देखनी है, आपको एज ग्रुप के हिसाब से गूगल पे आरडी बना के आपकी एज ग्रुप के आप इसमें कबड्डी की वीडियो देखिए, बैडमिंटन की, मतलब जो आप गेम आप देख रहे हैं, तो कबड्डी पे आऊँगा सर मैं। कबड्डी का डाइट प्लान के लिए मैं पहले मैं मानसिक रूप से कि मेरे को ये खाना ही है, कुछ बालकों बालिकाओं को पसंद नहीं आता कि मेरे को खाना नहीं है, पर उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। जैसे कि सर मैं नॉर्मल खाना कि प्रत्येक घर में मिल जाता है सर, चना, चना है, फिर सर गुड़ बिना मसाले का, चना बिना मसाले का गुड़, और सर केला। अगर दूध आपके घर में आपकी खुद की गाय भैंस का है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। उसकी जगह फिर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स पे चला जाता हूँ उसके लिए, फिर या फिर एक मैं सोयाबीन भी इस्तेमाल करता हूँ जी। सोयाबीन भिगो के मैं एक दिन पहले भिगवाता हूँ। मेरी आप कभी खेल की पाठशाला में पर डे का मेरा काम है जी। तो सर इसमें फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़ा मिक्सर करके सारी चीज़ें, अगर कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और प्लेयर हैं, तो सर फिर मैं दालों के पराठे बनवाता हूँ जी। जो दाल होती है जी, हमारी पहाड़ी दाल तो उत्तराखंड में बहुत चर्चित है सर, बहुत स्टेपलर भी। और आप दालों का पराठा, अगर जैसे आप सत्तू टाइप बना लीजिए, दालों को से मिक्स करवा के आप उसको सत्तू रोटी पराठे कुछ, अगर आप उसको ले रहे हैं तो आपको सर किसी ड्राई फ्रूट्स की इनकी जरूरत ही नहीं है, तो इनकी जरूरत ही नहीं। और सर मैं पर डे कराता हूँ, पर डे खिलाता भी हूँ और सामने बैठे खिलवाता हूँ जी, बेंच के तौर पर। तो सर वो अहम भूमिका है, क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं, अगर आप बॉडी को जितना वर्क शरीर बनेगा तो आप लड़ पाएंगे। क्या बनना चाहती हैं आप आगे के आने वाले 5 साल या 6 साल बाद, जब आपकी स्कूलिंग आप कॉलेज लेवल पे आ जाओगे, तो आप अपने आप को कैसा देख रहे हो एज अ करियर के तौर पर? मुझे सन 2036 जो ओलंपिक है उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है और भारत का नाम रोशन करना है जी। बहुत बढ़िया आपका एक विज़न है, और आपने 2036 ओलंपिक की बात करी, जिसके लिए कि भारत अब तैयारी कर भी रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो। चौधरी जी और वैष्णवी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी ढेर सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।